है। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है मुझसे भी आप पूछ लो बिफोर आई स्टार्ट स्विच ऑन टू एसिड बेस डिसऑर्डर्स। सब अनम्यूट है कि एक बच्चा अनम्यूट है? हाँ, बच्चों को मेरी बात करा दो ना उनसे। दो चार बच्चों से बात करा दो ना, एक से भी कोई फायदा नहीं होता, अगर वो नहीं सुन रहा है तो क्या जवाब बात करेगा। हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अच्छा बच्चों, फिर मैं आपसे फिर सवाल पूछी हूँ, अभी तक अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो मुझसे मुझे पूछ लो क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट एसिड बेस डिसऑर्डर्स। सबसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, स्पेसिफिकली इट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सवाल इसमें से आते हैं। दूसरे क्लिनिकली जब आप बहुत सीरियस वार्ड्स में होंगे, इमरजेंसी में होंगे, आईसीयू में होंगे, सीसीयू में होंगे, तो आपसे बहुत सवाल आप एबीटीज आपने फाइंड आउट करनी होगी कि एसिडोसिस पेशेंट को या एल्कलोसिस है, उसमें कि कॉम्पनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, अब पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, इंस्टेंटेनियस आपने डिसीजंस लेने होंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? जवाब नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, ओके, चलो ठीक है। ठीक है, उनको अब म्यूट कर दो। सो अब मैं आपको थोड़ा सा एक फिर से ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ, फिर से दे देती हूँ, ठीक है। कि किडनी का फंक्शन है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ bicarbonate ions which are very important buffers, and it causes secretion of hydrogen ions. Reabsorption of bicarbonate ions हो रही है due to secretion of hydrogen ions, right? हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है इज रेगुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होगी, ठीक है। अच्छा, अगर तो so what are all the bicarbonates, almost all the bicarbonates are reabsorbed except from 1 milli equivalents, ठीक है। 4320 जो है वो रीअब्सॉर्ब होते हैं which combine with the hydrogen ions and they are reabsorbed, ठीक है। अब जब सारे बाइकार्बोनेट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे तो अब जो 80 मिली इक्विवेलेंट्स एक्सेस हाइड्रोजन आयन थे वो तो सिक्रीट होते रहेंगे, तो अब वो कैसे रिमूव होंगे? वो रिमूव होंगे बाय द फॉस्फेट बफर्स एंड बाय द अमोनिया बफर्स, ठीक है। फॉस्फेट बफर्स एंड अमोनिया बफर्स, इन दोनों के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेंगे तो दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट एज फॉस्फेट बफर और एक न्यू बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में, ग्लूटामिन की भी सिचुएशन, अमोनिया की सिचुएशन में भी और फॉस्फेट की भी सिचुएशन में न्यू बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म हो रहे हैं। तो व्हेनेवर देयर इज एसिडोसिस तो ग्लूटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रॉनिक एसिडोसिस। यहाँ पे ग्लूटामिन की एक्टिविटी जो है, ग्लूटामिनेज जो है ब्रेक्स डाउन इन ग्लूटामिन इनटू अमोनियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, एंड अमोनियम आयंस जो है ग्लूटामिन की जो प्रेजेंस है इट कैन कंबाइन 500 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ it can get rid of 500 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जो भी एक्सेस हाइड्रोजन है आफ्टर रीअब्सॉर्बिंग ऑल द बाइकार्बोनेट, जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो या अमोनिया के साथ कंबाइन करेगी या फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगी, जो कि नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स हैं टू बी एक्सक्रीटेड आउट। और नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स में एक तो अमोनिया बफर्स है और दूसरे टाइट्रेटेबल बफर्स हैं। टाइट्रेटेबल बफर्स जो है वो फॉस्फेट बफर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये आपको याद होगी आपकी हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन थी जिससे pH इज इक्वल टू 3.1 बाइकार्बोनेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो pH जो है आपको रेशियो पता होगी अगर बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यू कैन टेल के आप पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो either this will increase or this will increase, either this will decrease or this will decrease, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे एसिडोसिस की, ठीक है। तो अब एसिडोसिस में क्या होता है?
एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस का मतलब पीएच हो गया कम, पीएच कम है तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस हैं ज्यादा, ठीक है। अब या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके बाइकार्बोनेट्स कम हो गए हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स आपके कम हो गए हैं, ठीक है। तो अगर बाइकार्बोनेट्स मेटाबॉलिक में लेट से बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं, तो बाइकार्बोनेट कम हुए हैं तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा हो गए। लेट्स सपोज ये जो है 10/10 है, 10 बाइकार्बोनेट है और 10 कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर, ठीक है। 10 बाइकार्बोनेट है और 10 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो लेट से बाइकार्बोनेट रह गए 5, ठीक है, बाइकार्बोनेट रह गए 5, कार्बन डाइऑक्साइड 10 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 10 है। इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो या हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हम कहेंगे इसको एसिडोसिस है। ऑल्दो हम बात बाइकार्बोनेट की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेशो जब डिस्टर्ब हो जाएगी, बाइकार्बोनेट कम हो जाएंगे तो एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है या हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिडोसिस में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन पीएच, ठीक है। कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, उसे हम कहेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और जब हम बाइकार्बोनेट आयंस की बात करेंगे, जब बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएंगे तो हम विल टॉक से इट हैज पर्सन हैज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फर्स्ट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ राइज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी बॉडी के अंदर तो हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है, बिकॉज आपके लंग्स दे आर नॉट वर्किंग, लंग्स जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, व्हेन द लंग्स स्टॉप वर्किंग तो कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज से पेशेंट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, राइट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉजेज क्या है, आइदर देयर इज डैमेज टू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर ही काम नहीं कर रहा है, या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लंग्स, ठीक है, या तो ब्रेन में मसला है, रेस्पिरेटरी सेंटर काम नहीं कर रहा है, या lungs are not working like obstructive diseases, pneumonia, emphysema and restrictive disease, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा पेशेंट को, ठीक है। ठीक है, सिवियर निमोनिया है उसका और उसको सिवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो आपने उसके आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाए, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस में अब आप क्या देखेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस में बेसिकली बेटा आपको चार चीजें देखनी होती है, ठीक है। आपको ये जो वैल्यूज है ना, पीएच की वैल्यू 7.4, हाइड्रोजन आयंस नॉर्मली कितने होते हैं 40 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और बाइकार्बोनेट कितने होते हैं ब्लड में 24 मिली इक्विवेलेंट्स। ये आपको इस तरह से याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम जबानी याद, सोचना ना पड़े, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, एसिडोसिस है तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन पीएच जो है वो कम हो गया है, पीएच कम हो गया है, और ऑब्वियसली पीएच कम है तो उसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा है, राइट। अच्छा, अब आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये अगर आप याद कर लोगे ना तो बस आपको सारा समझ में आ जाएगा क्या कहानी। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, जहाँ पे डबल एरो शूट है अंदर दिखाया हुआ है, उन्होंने लिखा है कि ये जो है दिस इज द कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, प्राइमरी कॉज है, वजह क्या है, एक आपका पेशेंट आएगा, एबीजीज आई हैं और उसमें आपने ये देखा है कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो और देखोगे आप कि अब इस सिनेरियो में क्या होगा, मुझे बताओ आप, कि जब किसी बंदे के अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है और उसके लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो हाउ विल द बॉडी गेट रिड ऑफ द एक्सेस हाइड्रोजन आयंस, हाँ जी, क्या होगा, एक्सेस हाइड्रोजन आयंस बॉडी से कैसे निकलेंगे।
एक्सेस जब हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी में हाइड्रोजन आयंस या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयंस की, ये देखो, जब बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ट्यूबुलर सेल्स में, तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। अब जब सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स ऊपर से फिल्टर हो रहे हैं वो तो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब जो एक्सेस हाइड्रोजन आयन है, एक्सेस हाइड्रोजन आयन है, जब सारे बाइकार्बोनेट में वापस चले गए बॉडी में, अब जो एक्सेस हाइड्रोजन आयन है वो कैसे एक्सक्रीट होंगे, वो कंबाइन करेंगे अमोनिया के साथ और फॉस्फेट बफर्स के साथ। व्हेन दे कंबाइन विद अमोनिया एंड फॉस्फेट बफर्स, तो क्या बनेगा, more and more new bicarbonate ions will be formed, ठीक है, more न्यू बाइकार्बोनेट आयंस विल बी फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब फायदा हुआ ना, किडनी ने क्या किया, किडनी ने एक तो ये किया कि जो एक्सेस हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया, ठीक है, और वो कंबाइन किया उसने अमोनिया और फॉस्फेट बफर्स के साथ। हाइड्रोजन तो निकल ही रही है बॉडी से, न्यू बाइकार्बोनेट आयंस भी ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉम्पनसेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कौन कॉम्पनसेट कर रहा है, किडनी कॉम्पनसेट कर रही है। कैसे, कौन कॉम्पनसेट कर रहा है, किडनी कॉम्पनसेट कर रही है। अच्छा, ये फर्दर देखो, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप सिंपली ये देख लीजिए कॉम्पनसेशन कहाँ से हो रही है। अगर इधर गड़बड़ है तो कॉम्पनसेशन ये करेगी, और अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो कॉम्पनसेशन यहाँ होगी, ठीक है, राइट। आइदर लंग्स कॉम्पनसेट करेंगे या बाइकार्बोनेट, अगर या किडनी, किडनी में गड़बड़ है तो लंग्स करेंगे कॉम्पनसेट, लंग्स में गड़बड़ है तो किडनी कॉम्पनसेट करेगी, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, मोर एंड मोर phosphate and ammonia buffers will be lost and more new bicarbonate ions will be added, ठीक है। सो अब सिनेरियो क्या होगा कि कॉम्पनसेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। और आप देखोगे कि अगर आप देखोगे कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बहुत ज्यादा कर गई है और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपकी किडनी इज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, ठीक है, योर किडनीज दे आर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट बाय इंक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट आयंस। आगे समझ में बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर लेते हैं। जब एसिडोसिस की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो कम हो गए, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वो कहता है, एक चीज याद रखो, बहुत term metabolic acidosis refers to all other types of acidosis besides those caused by excess carbon dioxide in the body fluid. Metabolic acid जो acidosis जो है वो that is refers to all the acidosis except that is which is caused by excess carbon dioxide, यानी कि सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेशन की लंग्स की वजह से हो रही है, बाकी सारी भी एसिडोसिस जो है वो मेटाबॉलिक है, ठीक है। मेटाबॉलिक के हम कॉजेस देख लेते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई है, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है कि या तो रीनल हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन इफेक्ट हो गई है या रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या दोनों काम गड़बड़ हो गए, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इफेक्ट हो गई है या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इफेक्ट हो गई है, या दोनों। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की क्या कॉज होती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, हो गया है तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी। एडिसन्स डिसीज है तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी। फैनकनिस सिंड्रोम है तो वो भी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करती है, और ये सब मेटाबॉलिक है। यहाँ पे क्या, किडनी में डैमेज है, यहाँ पे क्या है, किडनीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई। अच्छा, फिर नॉन किडनी कॉजेस भी है, डायरिया, ठीक है। डायरिया में क्या है, यू आर लूजिंग बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, डायरिया में यू लूज बाइकार्बोनेट। डायबिटीज मेलाइटस में यू लूज बाइकार्बोनेट्स। वॉमिटिंग ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट्स, अच्छा, दो तरह की वॉमिटिंग्स है। अगर तो इतनी शदीद वॉमिटिंग है कि इंटेस्टाइन के कंटेंट्स वॉमिट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन के कंटेंट्स में बाइकार्बोनेट ज्यादा है, यू आर लूजिंग बाइकार्बोनेट आयंस। अगर आपकी स्टमक की वॉमिटिंग है तो स्टमक की वॉमिटिंग में यू आर लूजिंग हाइड्रोजन आयंस।
तो अगर इंटेस्टिनल कंटेंट्स लूज वॉमिट करेंगे तो आपके बाइकार्बोनेट्स लूज होंगे। इसी तरह से क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या हो रहा है, फेलियर टू secrete हाइड्रोजन आयंस एंड डिक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ फॉस्फेट एंड अमोनियम आयंस ड्यू टू डिक्रीजिंग जीएफआर। ठीक है, उसके बाद और कॉज क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, स्टेरनस एक्सरसाइज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक्स लाइक एस्पिरिन एंड मिथाइल अल्कोहल, ये सारी कॉजेज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। तो आपको ये सिनेरियो आ सकता है इनमें से कोई भी। ठीक है, ये एक सिनेरियो आपको आ जाएगा। और कि इंटेस्टिनल वॉमिटिंग हो रही थी और या बंदा क्रॉनिक रीनल फेलियर में है या उसने इंजेस्ट कर लिया एस्पिरिन या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, तो कौन सी एसिडोसिस होगी। ठीक है, अच्छा। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कॉम्पनसेशन क्या हो रही है। हाँ, अच्छा अच्छा। अब गड़बड़ जो है वो आपकी लेट्स से अगर तो किडनीज में दे आर नॉट फंक्शनिंग, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रही है, ठीक है, तो कॉम्पनसेशन जो होगी वो क्या होगी, बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट कम हो गए और हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं। यही है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं और हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए, तो क्या है, वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, टू गेट रीड ऑफ दोज एक्सेस हाइड्रोजन आयन, excess to get rid of those excess hydrogen ions, you will, the rate of ventilation will increase। ठीक है, इसी तरह से डायबिटीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, इसको कॉस्मोस ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज द लंग्स दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन आयंस, राइट। अच्छा, और अगर किडनीज सही है, किडनीज काम कर रही है, जैसे बंदे को इंटेस्टिनल वॉमिटिंग हो गई है, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में रीनल कॉम्पनसेशन भी होगी जिसमें एक्सेस हाइड्रोजन आयंस जो है वो, सॉरी सॉरी, अच्छा। सो उस सूरत में क्या होगा कि रीनल उधर से निकालेगी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स, और दूसरे आपकी किडनीज जो है ऐड करेंगे न्यू बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि रीनल मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है। जैसे जिसकी किडनीज फंक्शन नहीं कर रही है, पीएच जो है उसका कम हो गया है, हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ गए क्योंकि एसिडोसिस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी नहीं, अच्छा, इसका प्राइमरी गड़बड़ का है, डबल डबल एरो। डबल एरो का मतलब है ये प्राइमरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, जहाँ पे एरो डबल बने हुए, दैट शोज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि बाइकार्बोनेट आयंस बहुत लो हो गए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा है। अब कॉम्पनसेट क्या करेगा, अगर बाइकार्बोनेट में गड़बड़ है, ठीक है, तो और किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग, तो कॉम्पनसेट आपके लंग्स करेंगे। कॉम्पनसेट क्या करेंगे, लंग्स करेंगे। लंग्स कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, वो कर देंगे इंक्रीज द रेट ऑफ वेंटिलेशन। जब बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं तो वो स्टिमुलेट ज्यादा करेंगे रेस्पिरेटरी सेक्टर्स को, और मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी excreted आउट फ्रॉम द बॉडी एंड exhaled फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट सिनेरियो क्या होगा कि वो जो आर्टियल ब्लड गैसेस होंगी उसमें आप देखेंगे कि बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो कम है। इसका मतलब है कि लंग्स जो है दे आर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, lungs are working and they are trying to compensate the loss of bicarbonate ions and increase in hydrogen ion secretion। ठीक है, अच्छा, जरा अनम्यूट करना दो चार बच्चों को। जी, आई समझ में आपको बात। बच्चों आगे चलो, एल्कलोसिस पे चलो मैं। प्राइमरी प्रॉब्लम कहाँ है, और आपकी बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं या किडनीज हैं, विच आर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट। ठीक है, राइट। सो आइदर लंग्स विल, अगर लंग्स काम नहीं करे तो किडनीज विल कम टू हेल्प, और अगर लंग्स किडनीज काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लंग्स विल कम टू हेल्प। ठीक है, तो वो आपका शो हो जाएगा आपके आपका ये शो हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो, थैंक यू। आपका शो हो जाएगा आपके इस रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में
बाइकार्बोनेट बहुत प्राइमरी डिफेक्ट ये है और कॉम्पनसेशन ये है। कॉम्पनसेशन अगर बाई कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज नहीं हो रही ड्यू टू एक्सेसिव वेंटिलेशन तो उसका मतलब होगा कि क्लियर लंग्स काम नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो लंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, एल्कलोसिस है और रेस्पिरेटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई गड़बड़ है, ठीक है। एल्कलोसिस में ऑब्वियसली पीएच ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी डिफेक्ट जो है लंग्स में है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की हम जरा कॉजेस पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, बाइकार्बोनेट है तो इंक्रीज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बढ़ जाएगा और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाती है, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। वो कब कम हो रही है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड कब कम हो रही है, इट्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेंटिलेशन बाय द लंग्स। अच्छा, अब वो कौन सी कंडीशन है, दो कंडीशन है। नंबर वन साइकोन्यूरोसिस है। साइकोन्यूरोसिस में क्या होगा, आपके पास साइकेट्रिक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे जो कि आप देखोगे कि पेशेंट्स जो है ना वो लंबी लंबे सांस ले रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं तो वो एल्कोलॉटिक हो जाते हैं, राइट। तेज से सांस ले रहे होते हैं तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाती है और बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाती है। दूसरी एक फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है व्हेन अ पर्सन असेंड्स टू हाई एल्टीट्यूड। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हाई एल्टीट्यूड पे असेंड करके आप जाएंगे तो आपका पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी कॉमन कॉजेस है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के। इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर कम हो गई है। अब इसकी कॉम्पनसेशन कैसे होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कॉम्पनसेशन क्या होगी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन भी रेनल ट्यूबुलर सेल से कम हो जाएगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी में गड़बड़ है तो किडनीज विल कम टू फॉर हेल्प। अच्छा, अब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस अब बहुत ज्यादा एक्सहेल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम हो गई, हाइड्रोजन आयन भी ट्यूबुलर सेल्स में कम हो गए तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब लेट्स से कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो थे वो 10 ये फिल्टर हो रहे थे, 10 बाइकार्बोनेट फिल्टर हो रहे थे और 10 हाइड्रोजन आयंस सीक्रेट हो रहे थे, तो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे थे। अब हुआ क्या है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट तो 10 ही ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो 5 रह गए हैं, ठीक है। तो 5 हाइड्रोजन आयंस जो है वो अब सीक्रेट हो रहे हैं। वो 5 हाइड्रोजन आयंस जो है दे विल कंबाइन विद द 5 बाइकार्बोनेट आयंस इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, और वो जो बाकी 5 रह गए हैं वो जो किसी भी हाइड्रोजन आयन के साथ नहीं अवेलेबल, नहीं कंबाइन करेंगे तो दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। So reduction in plasma partial pressure of carbon dioxide leads to decrease in the rate of hydrogen secretion, decrease amount of hydrogen in the fluid. Not enough hydrogen to combine with the bicarbonate that is filtered. So bicarbonate that does not react with hydrogen ion is not reabsorbed and is excreted in the urine. This results in a decrease in the plasma bicarbonate concentration and correction of alkalosis. ठीक है? Therefore, the compensated response to a primary reduction in carbon dioxide in respiratory alkalosis is reduction in plasma bicarbonate concentration caused by increased renal excretion of bicarbonate. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस किसी बंदे को है, उसने अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, तो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि रिडक्शन हो गई है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो कॉम्पनसेशन कैसे होगी, किडनीज उसकी कॉम्पनसेट करेंगी बाय एक्सक्रीटिंग एक्सेस ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस इन द फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है।
एक्सेस बाइकार्बोनेट जो आयंस है वो बॉडी से निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि बाइकार्बोनेट बॉडी में कम हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट बॉडी में कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं। जो यही बात हमने की है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। प्रॉब्लम कहाँ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से, रेस्पिरेशन बहुत तेज हो गई, वेंटिलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है कम। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो पीएच बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। किडनीज कॉम्पनसेट करेगी बाय लूजिंग एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की सिक्रेशन कम हो रही है, बाइकार्बोनेट कम रीअब्सॉर्ब होगा और एक्सेस बाइकार्बोनेट विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अगर बाइकार्बोनेट कम है तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में कि किडनीज आर फंक्शनिंग एंड दे आर ट्राइंग टू गेट rid ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। जब बाइकार्बोनेट आयंस बॉडी से निकल जाएंगे तो बाइकार्बोनेट, लूजिंग बाइकार्बोनेट मींस एडिंग हाइड्रोजन आयंस इनटू द बॉडी। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। उसके बाद हम आ जाते हैं जी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस पे। ठीक है, राइट। अब रेस्पिरेटरी एसिड बल्कि अल्कोलोसिस में याद रखना कि मसला है कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, और कॉम्पनसेशन करनी है किडनीज बाय एक्सक्रीटिंग बाइकार्बोनेट। तो बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी तो ब्लड में बाइकार्बोनेट जो है वो लो हो जाएगी, ये कॉम्पनसेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात, एल्कोलोसिस से बात करते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा हो गए। ठीक है, पीएच बढ़ गया है या हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो गए हैं। कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में अभी हमने क्या है कि रिटेंशन हो रही है बाइकार्बोनेट आयंस की और हाइड्रोजन आयंस का लॉस हो रहा है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक है तो आप डायरेटिक्स जब एडमिनिस्टर करते हो पेशेंट्स को तो वहां पे रीनल ट्यूबुलर फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो है रीअब्सॉर्ब होता है। तो सोडियम रीअब्सॉर्ब ज्यादा होता है, तो आपको याद है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर था, तो जब सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है तो हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो तो जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा सिक्रीट होंगे तो उतने ही ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रीअब्सॉर्ब होंगे, रिजल्टिंग इन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, अच्छा, दूसरी और क्या कॉजेज है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के, हमने पढ़ा था एक्सेस एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट आयंस विल बी रीअब्सॉर्ब। ठीक है, और मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट तो रीअब्सॉर्ब होंगे, और जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस जो एक्सक्रीट हो रहे हैं तो वो कंबाइन कर रहे हैं अमोनिया और फॉस्फेट बफर्स के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोर न्यू बाइकार्बोनेट्स आर बीइंग एडेड इनटू द ब्लड। ठीक है, तो उसकी वजह से एल्कलोसिस हो रही है। बात समझ में आ गई कि जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी तो एक तो सारे बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, दूसरे एक्सेस हाइड्रोजन आयन जब when they combine with ammonia and phosphate buffers तो वो न्यू कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस बनाएंगे which are added into the blood causing alkalosis। वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक कॉन्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हाइड्रोजन आयंस जो स्टमक में मौजूद हैं वो वॉमिट आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी जिनके पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कंजेनिटली उनके पाइलोरिस बंद होता है तो वो पैदा होती है उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, या हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल हो जाता है। इंजेक्शन ऑफ एल्कलाइन ड्रग्स, एल्कलाइन ड्रग्स भी बहुत ज्यादा लेंगे, जैसे आप गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर वगैरह में लेते हैं तो एल्कलीस, तो वो भी आपको एल्कलोसिस करनी है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अच्छा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से कैसे कॉम्पनसेशन होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सिनेरियो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्पनसेट कर क्या कैसे करेगी। मेटाबॉलिक में क्या है, बाइकार्बोनेट बढ़ गए। ठीक है, तो ज्यादा ही बाइकार्बोनेट फिल्टर होंगे। ठीक है, और एक्सेस बाइकार्बोनेट जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, और दे विल नॉट बी रीअब्सॉर्ब। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में प्राइमरी कॉम्पनसेशन जो है, एक तो वेंटिलेशन कम हो जाएगी विच विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे आपकी इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस हो जाएगी। ठीक है,
दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में प्राइमरी डिफेक्ट क्या है कि बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो गई है, गैस्ट्रिक वॉमिटिंग हो गई है, तो आपके बाइकार्बोनेट जो है ना वो आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट जब आपके बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पीएच हाइड्रोजन कम हो गया, पीएच ज्यादा हो गया। कॉम्पनसेशन जो है ना वो पहले आपके लंग्स करेंगे। कॉम्पनसेशन कौन करेगा, आपके लंग्स करेंगे, यानी कि लंग्स जो है दे विल ट्राई कि वेंटिलेशन कम हो जाए। वेंटिलेशन कम होगी तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कॉम्पनसेशन के, अगर किडनी इज नॉट डिफेक्टेड, अगर किडनी डिफेक्ट नहीं हुई है तो किडनी भी जो है वो एक्सक्रीट कर देगी एक्सेस बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ठीक है, अगर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग, डिफेक्ट किडनीज में है तो फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ लंग्स जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन अगर रीजन कोई और है, गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स की है, तो किडनीज और लंग्स जो है वो बोथ ऑफ देम विल कम टू द रेस्क्यू। लंग्स अपनी जो है वेंटिलेशन कम कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लगेगी बॉडी में, और किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। किडनीज के बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ाने से बाइकार्बोनेट लेवल्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होगा वो लंग्स का होगा, ठीक है। अच्छा, सो मेटाबॉलिक एसिड की पार्शियल कुछ कंपनसेशन बाय हो रही है, रेस्पिरेशन रेट को आप कम करें तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, बाकी जो हो रही है वो आपकी किडनी से हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है एसिडोसिस की या एल्कलोसिस की। बेस्ट ट्रीटमेंट तो ये है कि जो बीमारी है उसको ट्रीट करना है आपने, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स से अगर रेडोसुलर एक्सेस में हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और दूसरे क्या होगा, यू विल बी यूजिंग वेरियस एजेंट्स व्हिच विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड और बेस इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। एसिडोसिस में क्या है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे बाय माउथ, व्हिच इज डेंजरस, व्हिच हैज डेंजरस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गिव सोडियम लैक्टेट या सोडियम ग्लूकानेट, ठीक है। बिकॉज लैक्टेट और ग्लूकानेट जो है वो आपके बॉडी के अंदर मेटाबलाइज हो जाते हैं। यहाँ बाइकार्बोनेट मेटाबलाइज नहीं होगी तो वो प्रोड्यूस डेंजरस, ठीक है। और ये सोडियम लैक्टेट सोडियम ग्लूकोनेट या ग्लूकोनेट लैक्टेट मेटाबलाइज हो जाएगा, सोडियम जो है वो कंबाइंड विद द बाइकार्बोनेट आयंस टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्कोलिसिस की ट्रीटमेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय माउथ। अमोनियम पोटेंशियल इज कन्वर्टेड बाय द लिवर इनटू यूरिया, ठीक है, प्रेस HCl which reacts with the buffers of the body to shift the hydrogen ion concentration in the acidic direction. Ammonium chloride दे देंगे is very toxic, so you will give lysine monohydrochloride for treating alkalosis, ठीक है। अच्छा, चलो जी, जो आगे आपके लिए principal to students, Sheikh Saab to students, you people must sleep at least 7 hours in a day. Students, impossible sir. कॉलेज इज ओनली फॉर 6 hours। हम 6 घंटे कॉलेज में ही हमने सोना है आके, उसके बाद हमने घर जाके नहीं सोना। चलो अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, आपका ये कॉल ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि पेशेंट के साथ मसला क्या है। तो यू हैव आर्टीरियल ब्लड सैंपल आपको आया, आप उसका पीएच चेक करोगे। पीएच चेक करोगे, अगर पीएच कम है 7.4 हो तो आप समझोगे कि इसको एसिडोसिस है। अच्छा, अगर आपकी क्या एसिडोसिस है तो आप चेक करोगे अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मसला है या बाइकार्बोनेट का मसला है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का मसला है तो ठीक है, वो बढ़ गई है बॉडी के अंदर, तो आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉम्पनसेशन कैसे होगी कि रीनल जो है ना, किडनी जो है वो जब हाइड्रोजन आयन को सिक्रिएट करेगी तो वो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बनाएगी। अमोनिया फॉस्फेट बफर्स की सिक्रेशन कॉम्बिनेशन के साथ हाइड्रोजन आयन की क्या होगा, न्यू बाइकार्बोनेट्स ऐड होंगे ब्लड में। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो इंक्रीज नजर आएंगे आपको, ठीक है। और अगर गड़बड़ है बाइकार्बोनेट्स में, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स कम हो गए हैं तो उसका मतलब हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक में कॉम्पनसेशन जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी है, ठीक है।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा एंड यू विल गेट रिड ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें आपके एपीजीज में शो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ, अगर एपीएच, अगर इससे पीएच जो है वो बढ़ गया, पीएच बढ़ गया तो उसका मतलब पेशेंट को है एल्कोहल। अब एल्कोहलोसिस में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में गड़बड़ है या बाइकार्बोनेट में गड़बड़ है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में गड़बड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, इसका मतलब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में आपकी किडनी से कम फॉर द रेस्क्यू, ठीक है। और किडनी जो है वो एक्सेस बाइकार्बोनेट को बॉडी से निकाल देंगे, तो आप ब्लड में क्या शो होगा कि बाइकार्बोनेट जो है वो लो हो गए हैं। अगर एल्कोलोसिस जो है मेटाबॉलिक है, ठीक है, यानी कि बाइकार्बोनेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन होगी। रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन में क्या होगा कि रेस्पिरेशन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपको ज्यादा शो होंगे आपके ब्लड में, ठीक है। अच्छा ये तो सारे केस सिनारियो हो गए ना आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये बाद में गाइडेड ने फिर इसको दोबारा सारी कहानी आपको फिर समझाने के लिए रिपीट की हुई है इसके नीचे। अच्छा उसके बाद कुछ होते हैं बच्चों मिक्स डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एक पेशेंट जो है उसको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या डायरिया हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई हुई है, ठीक है, और उसको रेस्पिरेशन की भी गड़बड़, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्स डिसऑर्डर्स है, ठीक है। लेट्स से कि अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है बाइकार्बोनेट आयंस की और लेकिन उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, इस किस्म के जो मिक्स डिसऑर्डर्स हैं उसमें ये आपका ये नोमोग्राम यूज होता है, जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या मसला है, आर्टीरियल ब्लड पीएच को क्या हुआ है, और ये आपका आर्टीरियल प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल्स दिए हुए हैं और जैसे ये आपके हाइड्रोजन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू फॉल कर रही है आप देखो डिटेल का, चाहिए जो बस आपको पता होना चाहिए कि नोमोग्राम है, और आप इसको देखोगे मिक्स डिसऑर्डर देखने के लिए। चलो जी इसके बाद एक और जो जल्दी आ गया है, फर्स्ट स्टूडेंट, मुझे अंग्रेजी के प्रोफेसर बहुत पसंद है, उनकी आदत भी क्या खूब है। दूसरा तालिब इल्म, क्या वो क्या, पहला तालिब इल्म, क्लास में दाखिल होने से पहले ही मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, तंग करते हो। मैं तो आपको बाहर ना निकालूं, मैं तो आपको क्लास के अंदर खड़ा रखूं ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा जी अब हम डिस्कस करेंगे A9 गैप। A9 गैप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ खुदा के वास्ते ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज़ A9 गैप, और ये आपको क्लिनिकल साइड पे जब आप जाओगे आईसीयूज में, सीसीयूज में, इमरजेंसीज में, तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं आपके अंदर, ठीक है, उनके उसके अंदर A9s भी हैं और कैटाइंस भी, ठीक है ना। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि जी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, बिकॉज कैटाइंस और एनाइंस दोनों जो हैं दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। तो एक्चुअली देयर इज नो रियल A9 गैप, राइट। लेकिन मसला ये होता है कि हमें हम सारे A9 गैप्स हम सारे ना A9s कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम सारे कैटाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एनाइंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सोडियम, सोडियम कैटाइन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जिसकी वैल्यू है 144। और एनाइंस में आप कौन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोराइड कर सकते हो, बाइकार्बोनेट कर सकते हो, ठीक है। सो अब क्या है कि मसला ये है कि अब सारे आप कर नहीं सकते हो, अब जो जो नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं। पोटेशियम कैटाइन है, ठीक है, मैग्नीशियम कैटाइन है, ठीक है, कैल्शियम कैटाइन है, ये आप नहीं मेजर कर सकते हो, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होती है, ठीक है। और इसी तरह से एनाइंस कौन कौन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोप्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, विच आर एनाइंस, एल्ब्यूमिन मोस्टली, ठीक है, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ये एनाइंस नहीं कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। सो हम जो है जो एनाइंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो हम ऐसे उसको फाइंड आउट करते हैं कि हम जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, अवेलेबल वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो
वैल्यू नहीं है फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट होता है, ठीक है। जैसे सोडियम आयंस कितने हैं 144, सो और बाइकार्बोनेट कितने हैं 24 और क्लोराइड कितने हैं 12। यानी कि बाइकार्बोनेट और क्लोराइड जो है ना दोनों को मिला के ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइकार्बोनेट 24 क्लोराइड है 108, ठीक है। तो दोनों एनाइंस को ऐड किया और उसको माइनस कर दिया आपके कैटाइंस से। ये वैल्यू मेजर्ड है, आपको पता है कैलकुलेट हो सकती है। तो वैल्यू आई आपकी 12, ठीक है, वैल्यू क्या आई 12। So anion gap is actually the difference between unmeasured anions and unmeasured cations, ठीक है। ठीक है, आप मेजर्ड एनाइंस और मेजर्ड कैटाइंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एनाइन गैप की वैल्यू पता होगी। एक्चुअली एनाइन गैप जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनमेजर्ड कैटाइंस एंड अनमेजर्ड एनाइंस। अच्छा, ये मैंने बच्चों मैं आई मिस माय बोर्ड एंड माय चॉक, ये मैंने आपको ना समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सारे का सारा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके सोडियम आयंस हैं, ठीक है, ये 144 है। ये क्या है आपके सोडियम आयंस है, ठीक है, ये मेजर्ड है 144 है। और ये आपके अनमेजर्ड यूसी अनमेजर्ड कैटाइंस है। ये वो है कौन कौन से बोला, कैल्शियम और पोटेशियम और सॉरी कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, सॉरी भूल गया। तीसरा कौन सा है, हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम जो कि अनमेजर्ड कैटाइंस है, ठीक है। अब ये हो गई है पॉजिटिव साइड, कैटाइंस में सोडियम आपको पता है, अनमेजर्ड कैटाइंस नहीं पता आपको। एनाइन वाली साइड पे आपको क्लोराइड और बाइकार्बोनेट पता है, ठीक है, ये क्लोराइड ज्यादा होते हैं और बाइकार्बोनेट रिलेटिवली कम होते हैं। और ये आपके अनमेजर्ड एनाइंस है। अनमेजर्ड एनाइंस में क्या प्रोटीन्स हैं आपके, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स, ठीक है। अनमेजर्ड एनाइंस में क्या है, प्रोटीन्स है, सल्फेट्स है और फॉस्फेट है, प्रोटीन्स में आपके एल्ब्यूमिन है। अनमेजर्ड देखो एनाइन ज्यादा है एज कंपेयर टू अनमेजर्ड कैटाइंस, ठीक है। अनमेजर्ड एनाइंस जो है वो ज्यादा है अनमेजर्ड कैटाइंस, ठीक है। अच्छा, तो अनमेजर्ड एनाइन माइनस अनमेजर्ड कैटाइन इज योर एनाइन गैप। आई बात समझ में? ये लेट्स से अगर ये अनमेजर्ड एनाइंस है और ये अनमेजर्ड कैटाइंस है, तो इनका जो दोनों का डिफरेंस है वो है एनाइन गैप। क्या है, एनाइन गैप। अब इन दोनों का तो आपको वैल्यूज ही नहीं पता है, इन दोनों की आपको अनमेजर्ड कैटाइंस और एनाइंस की तो वैल्यूज ही नहीं पता है। तो जब आप सोडियम आयंस को माइनस करोगे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट से तो आपके पास ऑटोमेटिकली इनका जो डिफरेंस है वो एनाइन गैप आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस है वो एनाइन गैप आ जाएगा। फिर से बता दूं, अब ध्यान से सुनना, एनाइन गैप जो है वो एक्चुअली डिफरेंस है अनमेजर्ड कैटाइन आयंस का और अनमेजर्ड एनाइंस का, ठीक है। यानी कि ये अगर लेट्स से अनमेजर्ड कैटाइंस जो है वो 10 है, ठीक है, और ये जो है 5 है, तो 10 माइनस 5 यानी कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो ये तो बराबर हो गया ना, ये 5 5 बराबर हो गए, ये 5 है ये भी 5 है, तो लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनमेजर्ड एनाइंस एंड कैटाइंस। अनमेजर्ड आयनाइन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अनमेजर्ड कैटाइन। तो दिस इज द एनाइन गैप। ये एनाइन गैप है, डिफरेंस बिटवीन अनमेजर्ड एनाइंस एंड अनमेजर्ड कैटाइंस, दिस इज द एनाइन गैप। अब ये तो दोनों चीजें अनमेजर्ड है तो हमें तो नहीं, हाउ विल वी फाइंड इट आउट, हम ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो सोडियम आयंस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो वी विल गेट दिस एनाइन गैप, राइट। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से भी हमें एनाइन गैप मिल जाएगा कि ये हमारा एनाइन गैप है, जो 12 होता है। अब एनाइन गैप का फायदा क्या है? प्लाज्मा एनाइन गैप इज यूज्ड मेनली इन डायग्नोसिंग डिफरेंट कॉजेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है।
अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिड में दो तरह के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक में जिसमें एन एन गैप इंक्रीज हो जाता है और एक जिसमें एन एन गैप नॉर्मल रहता है। वो कंडीशन जिसमें एन एन गैप इंक्रीज हो जाता है वो डायबिटीज मेलाइटिस मेलाइटिस है, जिसमें कीटोएसिडोसिस होती है, लैक्टिक एसिडोसिस होती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, एस्प्रिन पॉइजनिंग है, मेथनॉल पॉइजनिंग है, एथिलाइन एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग है और स्टारवेशन है, ठीक है। इसमें आपका ए नाइन गैप जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ए नाइन गैप जो है वो आपका नॉर्मल रहता है। जिन कंडीशन में आपका ए नाइन गैप नॉर्मल रहता है वो डायरिया है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है एंड एडिसन्स डिजीज है, ठीक है। इनमें ए नाइन गैप जो है वो आपका नॉर्मल रहता है। अब कहानी क्या है, क्या मुसीबत है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, पल्ले पड़ रहा है? चलिए जरा बच्चों को अनम्यूट करना बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग कर सकते हैं। अनम्यूट करना, बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आप एक्सेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वापस आप उसको इनहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी समझ में आया एनाइन गैप? ये सिर्फ जोक से समझ में आया? बच्चों एनाइन गैप समझ में आया है कि नहीं आया, बता दो मुझे। आ गया है, आगे चलूं समझाऊं? ओके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज खुदा के वास्ते इसको सीरियसली ध्यान से सुन लो, ठीक है। अच्छा जी अनम्यूट कर दो बेटा। ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि
हाइपरक्लोरिमिक नॉर्मल आयनाइन गैप होगा। अगर क्लोराइड आयंस बढ़ जाएंगे, अगर क्लोराइड आयंस बढ़ जाएंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, तो बॉडी के अंदर क्लोराइड आयंस बढ़ गए तो आपका एनाइन गैप्स नॉर्मल रहेगा और उसे हम कहेंगे हाइपरक्लोरिमिक नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है। अब एक है जी नॉर्मोक्लोरोमिक इंक्रीज एनाइन गैप। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि जी बाइकार्बोनेट तो कम हो गए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है, ये देखो थोड़े से रह गए, लेकिन क्लोराइड आयंस भी जो है वो क्लोराइड आयंस इंक्रीज नहीं किए। ठीक है, क्लोराइड आयंस जो है वो इंक्रीज नहीं हुए, तो क्या होगा कि और यहाँ पे ऐड हो गए वो सारे एसिड्स भी, लैक्टिक एसिड और कीटो एसिड जो सब नेगेटिवली चार्ज हैं, तो अनमेजर्ड एनाइंस जो है वो बढ़ गए और फ्लोराइड और बाइकार्बोनेट जो है वो, क्लोराइड तो उतने ही रहे, बाइकार्बोनेट जो है वो कम हो गए। तो क्लोरीन अब इस सिचुएशन में नॉर्मल है, लेकिन एनाइन गैप जो है, ये जो एनाइन गैप था ये बढ़ गया है, एनाइन गैप जो है आपका बढ़ गया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दूसरा से भी समझा देती ना। लेट्स से कि यहाँ पे क्लोराइड आयंस थे 10, नॉर्मली लेट्स से यहाँ पे 10 थे और यहाँ पे थे 4 थे आपके बाइकार्बोनेट आयंस, तो ये था 14। ये था आपका एनाइन जो मेजर्ड एनाइन से वो थे 14, राइट। और अनमेजर्ड जो एनाइंस थे वो हैं लेट्स से 4, ये सब जो थे 4 आपके, राइट। अब क्या हुआ कि ये आपके बाइकार्बोनेट्स कम हो गए, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स कम हो गए तो ये 10 था और लेट्स से 2 बाइकार्बोनेट कम हो गए तो ये हो गया 12। ये जो पहले 14 था अब हो गया ये 12, यानी कि ये कम हो गया। ये जो डब्बा था ये पहले यहाँ तक था, ये पहले ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहले जो था ना इट वाज लाइक दिस, ठीक है। ये देखो इनिशियली क्या था कि बाइकार्बोनेट आयंस जो थे ना ये नॉर्मली यहाँ तक था, ये था, ठीक है, और ये आपका एनाइन गैप, ये इनिशियल पहले नॉर्मल कंडीशन में ये आपका एनाइन गैप था, ठीक है, ये आपका एनाइन गैप था नॉर्मली, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट आयंस और ये आपके बाइकार्बोनेट आयंस थे और ये आपके क्लोराइड आयंस थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट आयन कम हो गए, बाइकार्बोनेट आयन कम हो गए तो ये डब्बा समझो के ऊपर चला गया, बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गए तो ये जो नेगेटिव एनाइंस वाला एरिया था वो कम हो गया है और ये जो एनाइन गैप है जो वो हो गया इंक्रीज। अब पहली वाली कंडीशन में जिसमें हाइपरक्लोरेमिक नॉर्मल एनाइन गैप था उसमें क्लोराइड आयंस जो थे वो इंक्रीज हो गए थे। अब यहाँ पे क्लोराइड आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे जो भी डिजीज है ना उसने अपनी एसिड्स की वजह से यहाँ पे अनमेजर्ड एनाइंस बढ़ गए, कीटो एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड्स है, ये सारे जो थे नेगेटिवली चार्ज ये बढ़ गए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये अब इस कंडीशन में एनाइन गैप बढ़ गया है और क्लोरीन जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि क्लोरीन नॉर्मल रही है लेकिन एनाइन गैप जो है वो बढ़ गया है, एनाइन गैप जो है वो बढ़ गया है। तो कुछ कंडीशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें एनाइन गैप जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे अनमेजर्ड एनाइंस के अंदर
आपके कीटोसिस और एसिड कीटो एसिड्स और लैक्टिक एसिड जो सारे नेगेटिवली चार्ज है वो आ जाते हैं। दे विल इंस्टेड के क्लोराइड आयंस बढ़े टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, आपके ये अनमेजर्ड एनाइंस आयन बढ़ जाते हैं। तो आप उनका ब्लड टेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि एक पेशेंट है जिसके बाइकार्बोनेट जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है, जिसके बाइकार्बोनेट जो है वो कम हो गए हैं, और लेकिन क्लोराइड आयंस जो है वो नॉर्मल है, क्लोराइड आयंस जो है वो नॉर्मल ही है पहले, ठीक है। उस सिचुएशन में इस पेशेंट का A9 गैप जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस सिचुएशन में इस पेशेंट का A9 गैप जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दो सिनेरियो है, एक सिनेरियो में A9 गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है और क्लोराइड आयंस जो है वो नॉर्मल है, वो नहीं इंक्रीज हुए, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो जो है वो क्या है कि क्लोराइड आयंस जो है वो बढ़ जाते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। जब ये क्लोराइड आयंस बढ़ जाएंगे तो A9 गैप रिमेन्स नॉर्मल बट इट इज हाइपरक्लोरिक। अब इस बंदे का पेशेंट का हम ब्लड एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे इसके बाइकार्बोनेट तो कम हुए हैं लेकिन इसके क्लोराइड जो है वो बढ़ गए हैं और आपका A9 गैप जो है वो नॉर्मल है। तो अब आपको MCQ भी आ सकता है और SCQ भी आ सकता है कि आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि एक बंदा है, उसके क्लोराइड आयंस जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, तो उसके A9 गैप को क्या होगा। जिसके याद रखो क्लोराइड आयंस बढ़े हुए होंगे उसका A9 गैप नॉर्मल रहेगा, जिसके क्लोराइड आयंस नॉर्मल है उसका A9 गैप जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अनम्यूट कर दो, 4-5 बच्चों को कर दो। हाँ जी बच्चों, कुछ आया समझ में? कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ जी, आया बच्चों को समझ में? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग A9 गैप? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा आपके। और अगर सवाल नहीं पूछा तो लास्ट जॉब भी मैंने दिखा था आपको। यार आयरन बैरल के वो मेरे पिनिकल गियर लेने हैं। हाँ, इस करने के बाद ही बस बाकी सारा टाइम हमने क्रूसिबल ही करना है। हाँ, नॉर्मो क्लोरोमिन वाले को कर दूं क्या दोनों को कर दूं? ओके। फिर वो स्ट्राइक है, फिर मिशन है छोटा सा, वो मिशन बहुत आसान सा है, यानी कि मिनट लगेगा बस बॉस मारने में। अच्छा ओके। और यार वो ऐसे क्या रिपीट कहते कर हैं देते EDC में हम आएंगे। ये देखो बेटा, ये तो नॉर्मल सिनेरियो है ना कि ये कैटाइंस वाली साइड है आपकी पूरी और ये आपकी एनाइंस वाली साइड है, ठीक है। ये अनमेजर्ड कैटाइंस है, ये सॉरी ये मेजर्ड कैटाइंस है, ये मेजर्ड एनाइंस है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये अनमेजर्ड कैटाइंस है, ये अनमेजर्ड एनाइंस है, और ये जो इनका डिफरेंस है ये आपका A9 गैप है। अगर आप इन मेजर्ड कैटाइंस और मेजर्ड एनाइंस को का डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका A9 गैप आ जाएगा, ठीक है। अब A9 गैप जो है वो दो तरह के हैं, एक में A9 गैप नॉर्मल रहता है एक कंडीशन में, एक कंडीशन में A9 गैप इंक्रीज कर जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में याद बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं तो क्या है, नेगेटिव आयंस कम हो गए। इन नेगेटिव आयंस के क्लोराइड आयंस इंक्रीज कर जाएंगे। जब क्लोराइड आयंस इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या होगा कि A9 गैप विल रिमेन द सेम होने पर। बस एक सेकंड, ठीक है। तो आपके A9 गैप नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और दूसरे सिनेरियो में क्या है कि ये क्या है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कम हो गए हैं लेकिन क्लोराइड आयंस नहीं इंक्रीज हुए हैं, और एसिड्स जो हैं वो कीटो एसिड्स वगैरह जो है वो आपके इंक्रीज हो गए, तो आपका अनमेजर्ड एनाइंस बढ़ जाएंगे, A9 गैप इंक्रीज कर जाएगा, क्लोराइड आयंस नॉर्मल रहेंगे। So this is my last lecture with you and I hope कि शायद मैं आपको स्पेशल सेंसस पढ़ाऊँ। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो बच्चों प्लीज पढ़ो, किताबें खोलो और देखो, ठीक है। थैंक यू।